Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मोस्ट डिमांडेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज ऑफ साइकोलॉजी क्लास 12th। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। देखो, इस चैप्टर को मैं एज पर NCERT ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इसमें आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारे टॉपिक्स एज पर सीरीज मिलेंगे। आप पूरा चैप्टर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं क्योंकि मैंने सारे टॉपिक एज पर NCERT एक्सप्लेन किए हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के MCQ एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। देखो, पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि आपका कोई भी MCQ मिस ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं MCQ ऑफ वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। देखो, पहला क्वेश्चन है, मोहन इज यूजुअली एग्रेसिव बट वाज अपीयरिंग सबमिसिव इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस। दिस इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ फियर, सिचुएशनिज्म, मूड और इमोशन। देखो, मोहन का जो यूजुअली नेचर है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, यानी उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन जब वो अपने बॉस के सामने जाता है तो बहुत ज्यादा सबमिसिव बन जाता है। सबमिसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा हम्बल हो जाता है, बहुत ज्यादा वो विनम्र हो जाता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है सिचुएशनिज्म का। देखो, हमारा जो बिहेवियर है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होता है। अगर बॉस की बजाय उसके सामने उसका कोई जूनियर होता तो उसका बिहेवियर एग्रेसिव होता। लेकिन देखो, एज पर सिचुएशन वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने नेचर को बदल लेता है। उसे हम कहते हैं सिचुएशनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिस्टिंक्टिवनेस and variations among people's characteristics and behavior pattern is individualism, individual differences, personality और individuality। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जो लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी ट्रेट्स में, उनके बिहेवियर पैटर्न में जो वेरिएशंस होते हैं, यानी जो डिफरेंसेस होते हैं, वो किस चीज का एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। देखो, कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से वेरी करते हैं, इसी तरह से उनके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी वेरी करते हैं। कुछ लोग डोमिनेंट नेचर के होते हैं, कुछ सबमिसिव होते हैं, कुछ आउटगोइंग होते हैं, कुछ विड्रॉन होते हैं। तो हर पर्सन एक दूसरे से वेरी करता है। ये कारण होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम डोमेन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स are complex and expressed in terms of height, length, width और dimension। देखो, इसका आंसर होगा डायमेंशन। देखो, जैसे एक बॉक्स में 3 डायमेंशन होते हैं, कौन कौन से? हाइट, लेंथ एंड विड्थ। इसी तरह से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी मल्टी डायमेंशनल है। जब आप एक पर्सन का कंप्लीट असेसमेंट करते हो तो आप उसके कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डोमेन को एसेस करते हो। इस वजह से ये कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइन पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट। देखो, ये आपकी NCERT बेस्ड डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। देखो, अंडरलाइंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? हिडन पोटेंशियल। हर इंसान के अंदर हिडन पोटेंशियल होता है जो उसकी स्किल एक्वायर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो पर्सन उस हिडन पोटेंशियल के बारे में अनअवेयर होता है। एक साइकोलॉजिस्ट उस पर्सन को हिडन पोटेंशियल को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा
एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sita learnt an answer word by word and repeat it flawlessly. According to Arthur Jensen, she has used dash type of intelligence. Level 1, Level 2, both Level 1 and 2 or none. देखो, सीता ने एक क्वेश्चन तैयार किया है वर्ड बाय वर्ड, और जब वो उसको रिपीट करती है तो वो बिल्कुल क्लीनली रिपीट करती है, एक्यूरेटली रिपीट करती है, यानी जैसा उसने क्वेश्चन तैयार किया है उसने एक तरह से क्रैमिंग की है, रोट लर्निंग की है। तो एज पर आर्थर जेनसन उसने कौन से टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को यूज किया है? देखो, आर्थर जेनसन ने 2 लेवल दिए हैं। फर्स्ट जो लेवल है इसमें क्या उन्होंने बताया है कि जब भी कोई लर्निंग होती है तो वो एसोसिएटिव लर्निंग होती है, यानी यहाँ पर रोट लर्निंग होती है, मेमोरी होती है, यहाँ पर रोट लर्निंग होती है, मेमोराइजेशन होता है, और सेकंड लेवल में हाई ऑर्डर स्किल्स अप्लाई होती है, हाई ऑर्डर स्किल्स। तो देखो, सीता जैसा पढ़ रही है, जैसा क्वेश्चन को तैयार कर रही है, बिल्कुल वैसे ही उसको वर्ड बाय वर्ड वो रिपीट कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? लेवल 1, क्योंकि यहाँ पर उसने रोट लर्निंग की है। तो समझ आया आपको? सीता ने जो आंसर लर्न किया है वर्ड बाय वर्ड, उसको वो बिल्कुल फ्लोलेसली रिपीट कर रही है। फ्लोलेसली का मतलब क्या हुआ कि जैसा उसने तैयार किया है बिल्कुल वैसा ही वो सुना रही है। तो आर्थर जेनसन के अकॉर्डिंग उसने लेवल 1 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनीता इज हार्ड वर्किंग गर्ल हु शोज कमिटमेंट, persistence and patience. Her behavior is goal directed. Such characteristics focus on social competence, cognitive capacity, emotional competence और entrepreneurial competence. देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि सुनीता बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल है, उसके अंदर कमिटमेंट है, परसिस्टेंस है। परसिस्टेंस का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, और बहुत ज्यादा उसके अंदर पेशेंस है। उसका जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड है, यानी उसका मेन एम है कि जो उसने गोल टारगेट किया है उसे वो अचीव करना चाहती है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किस चीज पर फोकस करते हैं? तो इसका आंसर होगा एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। देखो, जो एंटरप्रेन्योर बनता है, जो बिजनेसमैन बनता है, वो बहुत ज्यादा डिलिजेंट होता है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग होता है, वो बहुत ज्यादा कमिटेड होता है, वो डिवोटेड टू हिज वर्क होता है, बहुत ज्यादा परसिस्टेंस होता है, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। तो ये सारी चीजें, ये जो सारी ट्रेट हैं, ये फोकस करती है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज The highly talented are sometimes called prodigies, giftedness, talent और intellectually gifted. देखो, इसका आंसर होगा prodigies। ये आपकी NCERT में भी दिया गया है। कई बार highly talented को हम prodigies बुलाते हैं। highly talented का मतलब क्या होता है कि जिनका IQ more than 130 होता है, वो होते हैं prodigies। Clear? Next question is who proposed two-factor theory of intelligence? Alfred Binet, Howard Gardner, Charles Buseman और Thurston. देखो, इसका आंसर होगा चार्ल्स स्पियर्समैन। देखो, चार्ल्स स्पियर्समैन ने टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल में 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है जी फैक्टर और दूसरा होता है एस फैक्टर। जी का मतलब होता है जनरल। देखो, ये कॉमन होता है, ये हर इंसान में होता है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है स्पेसिफिक फैक्टर। ये हर इंसान में नहीं होता, ये कुछ लोगों में ही होता है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करते हैं। जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, उन लोगों में
जी फैक्टर तो होता ही होता है, लेकिन उनमें स्पेसिफिक फैक्टर होता है, तभी वो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करते हैं। तो समझ आया आपको कि किसने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज किया है? ये प्रपोज किया है चार्ल्स स्पियर्समैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डेवलप्ड अ बैटरी ऑफ टेस्ट नोन एज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CAS। दास एंड नेग्लेरी, JP दास, जैक नेग्लेरी एंड किर्बई in 1994, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग in 1985 या होवर्ड गार्डनर? इसका आंसर होगा दास एंड नेग्लेरी। दास एंड नेग्लेरी ने CAS ये बैटरी ऑफ टेस्ट डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cognitive Assessment System CAS battery of test is meant for individual between 5 and 18 years of age, 15 and 18 years of age, 10 and 18 years of age और 5 and 8 years of age। देखो इसका राइट आंसर होगा 5 and 18 years of age। जिन लोगों की एज 5 साल से लेकर 18 साल तक है, उन पर ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ पास मॉडल, मल्टीपल थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और ट्राइआर्किक थ्योरी। देखो साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव ये किसमें आता है? ये आता है पास मॉडल में। पास मॉडल में P का मतलब होता है प्लानिंग, A का मतलब होता है अराउजल या अटेंशन और S का मतलब होता है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। तो ये आता है पास मॉडल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव यानी पास मॉडल जो मैंने अभी आपको बताया है, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। This model has been developed by JP Das, Jack Naglieri and Kirby in 1994 या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग in 1985, होवर्ड गार्डनर या फिर JP गिलफर्ड। तो इसका आंसर होगा JP दास, जैक नेग्लेरी एंड किर्बी in 1994। देखो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है कि इन विच ईयर पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड। तो आपको ईयर भी याद रखना है 1994 और दूसरा आपको इन तीनों के नाम भी याद रखने हैं, JP दास, जैक नेग्लेरी एंड किर्बी। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि JP दास, जैक नेग्लेरी और किर्बी ने कौन सा मॉडल डेवलप किया था? तो इन्होंने डेवलप किया था पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। Clear? Next question is dash is exceptional general ability shown in superior performance in wide variety of areas। तो इसके ऑप्शंस है गिफ्टेडनेस, टैलेंट, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड और इंटेलिजेंट। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। आपके NCERT में इसका आंसर दिया है गिफ्टेडनेस। Giftedness is exceptional general ability shown in superior performance in wide variety of areas। देखो जब बहुत सारे एरियाज में इंडिविजुअल का सुपीरियर परफॉर्मेंस होता है तो ये कहा जाता है कि इस पर्सन में एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी है, तो उसे हम कहते हैं गिफ्टेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 10-year-old child with mental age of 12 will have an IQ of dash 100, 120, 80 और 110। देखो यहां आपको क्वेश्चन में CA और MA दोनों दी है, आपको IQ फाइंड आउट करना है। CA क्या है 10, MA है 12 और IQ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? MA अपॉन CA ये फॉर्मूला है IQ फाइंड आउट करने का, MA अपॉन CA इंटू 100। तो देखो MA कितनी है 12,
CA कितनी है 10 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका IQ कितना आ जाएगा 120। समझ आया आपको? IQ निकालने का ये फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। तो यहाँ पर एक 10 साल के बच्चे की मेंटल एज 12 साल है, तो उसका IQ होगा 120। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन MA = CA, IQ will be what? 50, 100, 70 और 200। देखो सपोज हम ले रहे हैं MA 14 और CA भी 14 होगी, तो यहाँ पर IQ क्या होगा? देखो मैंने IQ का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है MA/CA। हमने सपोज MA 14 साल ली है और CA भी 14 साल है, क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ 14 और 14 ये इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचा क्या 100, तो इसका आंसर होगा 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जब MA CA के बराबर हो तो IQ क्या होगा। जब MA और CA दोनों इक्वल होते हैं तो IQ हमेशा 100 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट MA ऑफ अ 10-year-old चाइल्ड विद एन IQ ऑफ 70। देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको MA फाइंड आउट करनी है कि MA क्या होगी। यहाँ पर आपको CA दे रखी है, दूसरा आपको IQ भी दे रखा है। CA क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज, तो वो है 10 साल। IQ है 70, तो MA क्या होगी? देखो आपको फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला? IQ = MA/CA × 100। तो देखो यहाँ पर IQ गिवन है, IQ कितना है 70, तो आप IQ के नीचे लिखेंगे 70 = MA आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप MA की जगह MA लिखेंगे, और CA कितना है? CA है 10, तो आप यहाँ लिखेंगे 10 × 100। तो देखो 0 से 0 कट गई, तो अब क्या आया 70 = MA को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 MA, यानी 10 MA = 70, MA = 70/10, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिले थे? 10, 17, 7 और 70, तो आपका आंसर होगा 7। जब एक 10 साल के बच्चे का IQ 70 होता है तो उसकी MA होती है 7। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सेम क्वेश्चन भी हो सकता है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हो सकता है, जिसमें आपको MA फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, आपको CA मिलेगी और IQ मिलेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको MA फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया? देखो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी MCQ आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम पर एक्सप्लेनेशन दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपकी हर तरह की क्वेरी में क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रपोज द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये आपके बुक में दिया है, किसने ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को प्रपोज किया है? तो देखो 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन 1985, हॉवर्ड गार्डनर, जेपी गिलफर्ड या फिर लुइस थर्स्टन। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन 1985। आप ईयर जरूर याद रखना। देखो जब भी कोई थ्योरी प्रपोज हुई है, हर थ्योरी का आपको ईयर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। दूसरा, किसने थ्योरी प्रपोज की है, इस तरह के क्वेश्चंस आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जितनी भी आपके बुक में थ्योरीज दी हैं,
सारी आप ध्यान में रख लेना कि कौन से ईयर में प्रपोज की गई है और किसने उन्हें प्रपोज किया है। तो यहाँ पर ट्राइआर्किक थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस को प्रपोज किया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रपोज द थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। It states that intelligence consists of 7 primary abilities, each of which is relatively independent of the others. ये बहुत important है। किसने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थियोरी को प्रपोज किया है? तो आपके पास ऑप्शन है चार्ल्स स्पीयरमैन, जेपी गिलफर्ड, लुईस थर्स्टन और स्टर्नबर्ग। तो इसका आंसर होगा लुईस थर्स्टन। देखो, लुईस थर्स्टन ने इंटेलिजेंस में 7 प्राइमरी एबिलिटीज बताई हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। कौन सी है वो 7 प्राइमरी एबिलिटीज? पहली है वर्बल, फिर न्यूमेरिकल, फिर स्पेशियल, फिर परसेप्शनल, फिर वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड रीजनिंग। ये 7 प्राइमरी एबिलिटीज दी हैं लुईस थर्स्टन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरपीएम टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट और ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। देखो, आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है? आर से बनेगा रेवंस, पी से बनेगा प्रोग्रेसिव और एम से बनेगा मैट्रिक्स। तो इसका पूरा नाम है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है नॉन वर्बल टेस्ट का। देखो, ये जो टेस्ट है इसमें क्या होता है कि एक इनकम्प्लीट पैटर्न दिया होता है और आपको बहुत सारे ऑल्टरनेट्स दिए होते हैं। उन ऑल्टरनेट्स में आपको वो फिगर चूज करना होता है जो उस पैटर्न को कंप्लीट करता है। तो ये होता है आरपीएम टेस्ट। आरपीएम टेस्ट एग्जाम्पल है नॉन वर्बल टेस्ट का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आपको आरपीएम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आरपीएम की फुल फॉर्म है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is a method in which person provides factual information about herself, himself, or opinion, belief, etc. that he or she holds. इसके ऑप्शन है assessment, intelligence, self report और value। देखो, इसका आंसर होगा सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें इंडिविजुअल अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देता है, अपने बारे में वो सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है कि उसके क्या ओपिनियन है, क्या उसके बिलीफ है। तो सेल्फ रिपोर्ट ये एक ऐसा मेथड है जिसमें इंडिविजुअल अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देता है, वो अपने बिलीफ बताता है, अपने ओपिनियन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन 1920s found that person with high IQ were not necessarily creative। देखो, 1920 में किसने ये पाया कि जिन लोगों का हाई IQ होता है जरूरी नहीं है वो लोग क्रिएटिव भी हो। तो आपके पास ऑप्शन है टर्मन, JM ओझा, SM मोहसिन और बिने। इसका आंसर है टर्मन। टर्मन ने क्या कहा कि क्रिएटिव आइडियाज वो लोग भी दे सकते हैं जिनका हाई IQ नहीं होता है, यानी जिनका इंटेलिजेंस एवरेज होता है। एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग भी क्रिएटिव हो सकते हैं। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव भी हो, लेकिन ये जरूर होता है कि जो क्रिएटिव होते हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो ये बात टर्मन ने कही थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनका हाई IQ हो वो लोग क्रिएटिव भी होंगे। जिन लोगों का लो IQ होता है वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज डेवलप्ड एन इंडियन एडेप्टेशन ऑफ डेट। डेट की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट।
देखो किसने डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट को इंडियन एडेप्टेशन में डेवलप किया था? तो इसके ऑप्शन है टर्मन, जेएम ओझा, एसएम मोहसिन या बिने। तो इसका आंसर है जेएम ओझा। जेएम ओझा ने इंडियन एडेप्टेशन ऑफ टेस्ट डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर कुमार, अ फेमस हार्ट सर्जन, would be high on naturalistic, interpersonal, linguistic और bodily kinesthetic। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, डॉक्टर कुमार जो एक बहुत फेमस हार्ट सर्जन है, उनका इंटेलिजेंस कहां पर हाई होगा? उनका इंटेलिजेंस हाई होगा बॉडीली काइनेस्थेटिक में। देखो जिन लोगों का बॉडी पर कंट्रोल होता है उनका इंटेलिजेंस हाई होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक में। जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, डांसर होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, इनका अपने बॉडी ऑर्गन पर कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बॉडीली काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोफाउंडली रिटार्डेड पीपल हैव एन IQ बिलो, ऑप्शंस आर 70, 55, 25 और 40। देखो जो लोग प्रोफाउंडली रिटार्डेड होते हैं उनका IQ कितने से कम होता है? तो इसका आंसर है IQ बिलो 25। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जिनका IQ बिलो 70 होता है वो होते हैं माइल्ड, जिनका IQ बिलो 55 होता है वो होते हैं मॉडरेट, जिनका IQ बिलो 25 होता है वो होते हैं प्रोफाउंड, और जिनका IQ बिलो 40 होता है वो होते हैं सीवियर। क्लियर? तो ये इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की कैटेगरीज हैं जो आपको सारी पता होनी चाहिए कि जिनका IQ बिलो 70 होता है वो माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, जिनका IQ बिलो 55 होता है वो मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, जिनका IQ बिलो 40 होता है वो सीवियर कैटेगरी में आते हैं, और जिनका IQ बिलो 25 होता है वो प्रोफाउंड कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश refers to a person's capacity to be independent and deal effectively with one's environment. Options are intelligent, creative, adaptive behavior और giftedness। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि पर्सन के अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि वो इफेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली डील करता है एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ, तो वो पर्सन होता है एडेप्टिव बिहेवियर। यानी जो इंसान अपने आप को एज पर एनवायरनमेंट चेंज कर लेता है, इफेक्टिवली डील करता है, इंडिपेंडेंटली डील करता है, उसका होता है एडेप्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज person with IQ below 70 are suspected to have intellectually gifted, normal intelligence, intellectual disability और exceptional talented। देखो जिन लोगों का IQ 70 से कम होता है वो आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। देखो नॉर्मल IQ क्या होता है? नॉर्मल IQ होता है 100। जिनका IQ 100 से कम होता है उन्हें हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में लेते हैं। जिनका IQ 90 से नीचे होता है यानी बिलो 90, वो लोग होते हैं लो एवरेज, और जिनका होता है बिलो 80 वो होते हैं बॉर्डर लाइन पे, वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, और जिनका बिलो 70 होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल। तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल IQ रेंज होती है 100, 90 होती है लो एवरेज, 80 होती है बॉर्डर लाइन और 70 होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द कंसेप्ट ऑफ IQ? ऑप्शंस आर विलियम स्टर्न, Alfred Binet,
थियोडोर साइमन और स्टर्नबर्ग? तो इसका आंसर है विलियम स्टर्न। देखो, विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कंसेप्ट दिया था 1912 में। आपको ईयर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ईयर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में आते हैं। जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो ईयर बेस्ड जरूर आएंगे, तो आप ईयर जरूर ध्यान रखना कि किसने कौन सा कंसेप्ट दिया है और किस ईयर में दिया है। तो विलियम स्टर्न ने 1912 में आईक्यू का कंसेप्ट दिया था, और जो अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन थे, इन दोनों ने मिलकर एमए और सीए का कंसेप्ट दिया था। एमए मतलब मेंटल एज और सीए मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने, इन दोनों ने मिलकर एमए और सीए का कंसेप्ट दिया है। एमए का मतलब होता है मेंटल एज और सीए का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। तो इन दोनों ने मिलकर एमए और सीए का कंसेप्ट दिया, और विलियम स्टर्न ने कंसेप्ट दिया है आईक्यू का। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया। आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एमए और सीए का कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये थे अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, और आईक्यू का कंसेप्ट देने वाले थे विलियम स्टर्न। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था 1912 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who classified intellectual traits into 3 dimensions: operation, content and product? तो आपके ऑप्शन है आर्थर जेनसन, जेपी गिलफर्ड, लुईस थर्स्टन या फिर स्टर्नबर्ग। देखो, किसने इंटेलेक्चुअल ट्रेट को 3 डायमेंशन में डिवाइड किया है? वो तीनों डायमेंशन कौन सी है? ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। तो इसका आंसर होगा जेपी गिलफर्ड। जेपी गिलफर्ड ने इंटेलेक्चुअल ट्रेट को 3 डायमेंशन ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट में क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिलफर्ड 1988 includes 6 categories, therefore model has dash cells। तो आपके ऑप्शन है 180 सेल्स, 150 सेल्स, 200 सेल्स और 190 सेल्स। देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको अभी बताया है कि गिलफर्ड ने ह्यूमन ट्रेट्स को 3 डायमेंशन में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से डायमेंशन है? पहली है ऑपरेशन, दूसरी है कंटेंट और तीसरी है प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है? इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है 6 into 5 into 6, तो ये आएगा 180 सेल्स। तो यहां पर इस मॉडल में टोटल कितनी सेल है? 180 सेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश प्रपोज्ड द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी किसने दी है? हॉवर्ड गार्डनर, जेपी गिलफर्ड, लुईस थर्स्टन और स्टर्नबर्ग। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी दी है हॉवर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the 1930s, C.H. Rice attempted to standardize Binet test in Urdu and Punjabi, Bengali and Urdu, Marathi and Punjabi, Urdu and Hindi। यानी 1930 में C.H. Rice ने अटेम्प्ट किया था बिने के टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने में। कौन सी लैंग्वेज में? तो ये थी लैंग्वेज उर्दू एंड पंजाबी। तो आपका आंसर होगा उर्दू एंड पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन दैट आर नोवेल, अप्रोप्रिएट एंड यूजफुल। तो आपके ऑप्शंस है इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी एंड रिलायबिलिटी। तो इसका आंसर होगा क्रिएटिविटी। देखो, क्रिएटिविटी ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप प्रोड्यूस करते हैं आइडियाज, जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर रखते हैं, जो नोवेल होता है, अप्रोप्रिएट होता है और यूजफुल होता है। तो इसका आंसर होगा क्रिएटिविटी। अब मैं आपको कुछ एब्रीविएशंस दे रही हूं जो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। देखो, इन्हें एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 1 मार्कर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। पहली है आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट। दूसरी है एएएमडी,
इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। तीसरी है NLEPT, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट इज DET, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर है GATB, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। और लास्ट है ASVAB, आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। तो ये सारे भी आप फुल फॉर्म याद कर लेना, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? प्लीज like my lecture, share it with your friends and subscribe my channel। देखो, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पूरी पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी।